पर चली कहाँ रही है संसद? बहुत कम ही चलती है, 2 दिन तो चली ये संविधान की बहस के चलते। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार मूड में ही नहीं है पार्लियामेंट चलाने के। जैसे पहले क्या होता था कि कई बार एडजर्नमेंट होती थी दिन में, या फिर लंबी देर तक विपक्ष बहस करता था। अब तो ये है कि थोड़ा सा बहस हुई और थोड़ी सी मतलब हल्ला हुआ और पार्लियामेंट एडजर्न हो गया। तो इसका कारण अलग है। जब मैं चुनाव में युवाओं को मिलता था, उन्होंने कहा कि ये तो समझ रहे राहुल जी के नेता बनने के बाद पार्लियामेंट नहीं चल रही है, मगर क्या आप सुबह ही बंद नहीं कर सकते हो? मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा हम बाकी का समय हमारा काम करें, टीवी के सामने बैठे न रहे। तो हमने उसका सुझाव मान लिया है। सीरियसली राहुल जी का नहीं, युवाओं का। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि बार बार एडजर्नमेंट का फायदा नहीं, अगर विपक्ष का वो तय है कि वो चलने देना नहीं चाहते, ये बिल्कुल तय है राहुल जी। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पे बहस ना हो, इसके लिए चाहती नहीं संसद चले। नहीं, कल करी ही बहस। 5 दिन से लोकसभा तो चल ही रही है। हमें कुछ नहीं छिपाना है, किसी मुद्दे पर नहीं छिपाना है, मगर उनको बहाना चाहिए कि संसद कैसे बंद करनी है। तो जो गौतम अडानी पर यूएस फेडरल कोर्ट में इंडाइटमेंट आई, जो आरोप लगे, देश के गृह मंत्री के तौर पे, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता के तौर पे, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं और इनकी कैसे तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार किसी और देश की कोर्ट में कोई आरोप लगे है, इसके मीडिया रिपोर्ट के आधार पर काम नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार नहीं कर सकती, दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती। जब हमारे पास कागज आएंगे, इसका अध्ययन होगा, तब देखेंगे। जो ये पॉलिटिकल आरोप लग रहा है कि मोदी अडानी एक हैं, ये बार बार मास्क पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, ये इसको एक बोफर्स मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिपका दें आपकी सरकार। ऐसे चिपकता नहीं है। हर पार्टी का एक कल्चर होता है। आप एक फर्जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दोगे, अब भ्रष्टाचार मेरी पार्टी का कल्चर नहीं है। बोफोर्स इसलिए चिपकाता है कि जीप कांड से लेकर सीरीज ऑफ भ्रष्टाचार की बातें इनसे चिपकी हुई थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, याद करो आपके 10 साल। सुषमा जी और अरुण जी बखिया उखेड़ देते थे, हम कोर्ट में जाते थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते थे, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती थी। आप हो हल्ला तो कर रहे हो, क्यों कोर्ट में नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए ना। कि कई फोरम है। क्या हुआ? हो हल्ला करा था पेगासिस का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है। जो लोग हो हल्ला करते थे उनके फोन मांगे गए तो वो भाग गए। ट्वीट करते थे मेरे फोन में पेगासिस से, तो मांगा फोन, नहीं दिया। कंप्लीटली एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर कोई आरोप में तथ्य है तो इस देश में अदालतें भी हैं और अदालतें न्यूट्रल है, वहां जाना चाहिए, मांग करनी चाहिए। आज तक कोई सबूत किसी ने मोदी सरकार को नहीं दिया है। सर, एक फ्रेंच मीडिया संस्थान है मीडिया पार्ट, उसने राफेल जेट्स पे कुछ आरोप लगाए, तब सरकार ने बोला कि नहीं नहीं ये फालतू के आरोप है, कोई मतलब। उसी संस्थान ने अब एक और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ORCCP, उस पे आरोप लगाए। बीजेपी उन आरोपों पे चढ़ गई, कहते हुए कि यही साबित करता है कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से लिंक है। तो मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने राफेल पे आरोप लगाए तब तो आपने खारिज कर दिए, अब वो जॉर्ज सोरोस, फंडिंग, डीप स्टेट, यूएस डीप स्टेट की बात करें तो आप कह रहे हैं कि वही संस्थान ठीक है? देखिए राहुल जी, आप यूपीए के 10 साल याद करो। आरोप जो लगते थे वो विदेश की संस्थाएं नहीं लगाती थी। आरोप यहां केग लगाता था। आरोप यहां आरटीआई से निकल कर आते थे और आरोप की जांच यहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, किसी कंसर्न हाई कोर्ट के ऑर्डर से होती थी। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में केग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये ले लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है।
मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए अब, मैं निजी बातें करना नहीं चाहता। बता दे, क्या निजी बात? क्या क्या? छोड़िए, पब्लिक समझ गई है, आप नहीं समझे हो तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। जो देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो विदेशी संस्थानों से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट में अपनी डेब्यू स्पीच की और उन्होंने कहा कि देखिए, जो संस्थान है उनको मोदी सरकार ने कमजोर कर दिया। कैग हो, सीएजी हो या फिर सीवीसी हो, जिस तरह से पहले आरटीआई में जवाब निकलते थे, आपने देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से कमजोर कर दिया कि वहीं पे अब कोई जवाब निकल नहीं रहा इस तरह का। अब सारी दुनिया, इनका आरोप है कि मोदी सरकार के कब्जे में है। कोर्ट भी मोदी सरकार के कब्जे में है। इस देश में 25 से ज्यादा हाई कोर्ट हैं, वो भी मोदी सरकार के कब्जे में है। केक भी मोदी सरकार के कब्जे में है और विजिलेंस कमिश्नर भी मोदी सरकार के कब्जे में है। आपका जब समय था तब आपके ये सारे इंस्टीट्यूशन ने ही आपके घपले घोटाले उजागर किए थे और संस्थानों पर कब्जा कैसे जमाना है और कांग्रेस कैसे संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान को तोड़ती मरोड़ती थी। राहुल गांधी को कम से कम मोदी जी के जवाब के बाद तो मालूम पड़ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आपको 4 जून के बाद ऐसी फीलिंग आई कि, मतलब लोगों को ऐसी फीलिंग आई, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं, कि बीजेपी 240 सीट लेकर भी थोड़ी सी बैकफुट पे थी, कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल में का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं। लोकसभा में 2 और होते, स्पीकर साहब बीच में बैठते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपोजिशन बैठता है और राइट हैंड साइड पर सरकार जो जीतती है वो पार्टी बैठती। भाई राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है बताओ तो? कौन बैठा है भाई? मोदी जी बैठे हैं। सरकार में प्रधानमंत्री की शपथ किसकी होती है? जो चुनाव जीतता है उसकी होती है। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो न, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको ये बता दूं, एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। और ये ऐसा व्यक्ति भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है। आप कह रहे हैं कि राहुल से ज्यादा संपर्क में मत रहिए। ये तो बात मैं बताना चाहता हूं सब लोग जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी न केवल यहाँ पे आए, एक दफा नहीं कहा कि क्या पूछो क्या ना पूछो। राहुल गांधी को तो हम कई मर्तबा 20 साल से बुला रहे हैं, वो एक दफा यहाँ पे नहीं आए और कभी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अगर आप देख रहे हैं राहुल भाई, स्वागत है, थोड़ा सा संपर्क आप भी कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। और आप भी आइए, सवालों के जवाब दीजिए। सर, 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी हम कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। उस वक्त भी कहते थे देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, आज भी मैं कहता हूं कि 2026 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी में
इकोनॉमी होगा दुनिया में। आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई, आप पत्रकार हो, आपके लिए जय पराजय ये मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं, हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। सर, आपको चुनावों के चाणक्य के तौर पे देखा जाता है। जो लोकसभा, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ये सवाल मेरे जहन में था, मौका ही नहीं मिला। पूछ ही दो। हाँ, वो ये कि ये जो बीजेपी ने हवा दी अब की बार 400 पार, आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जो आप करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो क्या? हम हमेशा नंबर 1 रहते हैं। नहीं, तो जीते तो हम भी है, मगर लक्ष्य तो कोई भी आदमी बड़ा रखेगा यार, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, थोड़े से आप ही के लोग ठंडे पड़ गए, उनको लगा कि चलो मेरा सांसद मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको हराना है। मोदी जी तो आ ही रहे हैं, अमित भाई तो आ ही रहे हैं। देखो भाई, कई कारण होते हैं जय पराजय का, कई प्रचार ऐसे होते हैं भ्रांति फैलाते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो चुनाव में मैटर करती है। इतना सरलता से यहाँ बैठकर 5 सितारा होटल में निर्णय नहीं हो सकता, गांव-गांव की धूल फाकनी पड़ती। आपके लिए सरप्राइज था 240 या आपको वाकई में लग रहा था कि 300 पार ही आने वाली? क्योंकि आप की लोगों के पल्स पे बहुत पैनी नजर रहती है, आप उसको पकड़ते हैं। देखो भाई, मैं मोदी जी मेरी पार्टी के नेता है, वो चुनाव को लीड करें, मैं उनका साथी हूं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो विजय के विश्वास के साथ जाते हैं, कभी हार जाऊंगे ऐसा सोचकर नहीं जाते, वरना ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है। सर, जब से हरियाणा का नतीजा आया, उसके बाद महाराष्ट्र का नतीजा आया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि अब ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव ईवीएम में होता है नहीं, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ था। राहुल गांधी मानते हैं कि लोकसभा में वो जीत गए हैं, वो मानते हैं, जीते नहीं है मगर वो मानते हैं, तो ईवीएम बरोबर था। झारखंड में टप से शपथ लेकर सत्ता में बैठ गई, ईवीएम बरोबर है। महाराष्ट्र में जनता ने पटकनी दे दी तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है। हरियाणा में पटकनी दे दी, हरियाणा में खराब है। अब वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भैया। और ईवीएम पर भारत के चुनाव आयोग ने पूरा 3 दिन सार्वजनिक एडवर्टाइज देकर कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, ये ईवीएम पड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर बता दो। ये सारे घमंडिया गठबंधन की पार्टियां विरोध करती है, कोई नहीं गया। इनका एक कल्चर है कि आरोप करो और भाग जाओ, भ्रांति खड़ी करो। आज मैं कहता हूं, ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के नेता आज भी बोले कि आपकी सीटें 240 आई, वरना आप बदल देते। उनको मालूम नहीं है 10 साल तक हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए शासन करता था, हमने आरक्षण को नहीं छुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण देकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को कम करने का काम किया, हमने नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार आज तक मैं दोहराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद सदन में है, हम ना धर्म के आधार पर आरक्षण आने देंगे, ना एससी, एसटी, ओबीसी के कोटा में कटौती होने देंगे। सर, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े 2 सवाल और हैं। पहला ये कि आजकल जब पोलिंग खत्म होने को है, 6:30 बजे जो ईसी का डेटा आता है और 11:30 बजे जो आता है, विपक्षी पार्टियां पूछ रही है 5-6% कैसे बढ़ जाता है, पहले तो नहीं बढ़ता था। उनका आरोप यह है कि कुछ आप कर रहे हैं आखिरी के घंटे में, कि आखिरी के जो वोट पड़ते हैं वो सारे आपके पड़ते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है, उनके पास बूथ इंचार्ज रहा हुआ कोई व्यक्ति लीडर बना ही नहीं है। सारे परिवारों से आ गए, बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, कभी बूथ पर काम नहीं किया है। जब इलेक्शन समाप्त होता है तब
पोलिंग स्टेशन की परिधि में जितने लोग अंदर आ जाते हैं वो सभी को 8 बजे 9 बजे जो बजे वो वोटिंग करने का सर्कुलर टीएन सेशन के समय से है। अगर इतना ज्ञान होता है तो सवाल पैदा नहीं होता है। उनका पोलिंग एजेंट भी अंदर होता है, तो तेरा पोलिंग एजेंट तुझे नहीं कह रहा है क्या? और एक भी कंप्लेन नहीं करते हैं। ये कहते हैं वीवीपैट गिनो, वीवीपैट गिनो। उनको मालूम नहीं है वीवीपैट गिनने का आज भी प्रावधान है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अमाउंट है, वो भर देते हो तो वीवीपैट गिनी जाती है, 100% गिनी जाती है। पवार साहब ने सभी प्रत्याशियों को अपील करी, कुछ लोगों ने करा भी वीवीपैट, तो 100% मिलान हुआ है। और मैं तो ठीक ही मानता हूं, वो वीवीपैट के कारण हारे ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। सच्चे कारण उनको मालूम ही नहीं पड़ेंगे। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है एक और सवाल, वोटर रोल्स के एडिशन और डिलीशन का। पहला सवाल ये कि 40 लाख लोकसभा और विधानसभा के बीच में महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है, वो लोग पूछ रहे हैं ये कहां से आए। और दूसरा सवाल ये कि जो फंसी हुई सीट है, जो आरोप लग रहा है, जहां पे टाइट फाइट थी, बीजेपी कम मार्जिन से हारी, वहां पे आप बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मदद से वोटर डिलीशन करवा रहे हैं फटाफट। जो लोग जिंदा भी हैं, घूम भी रहे हैं, उनके भी आप नाम हटवा रहे हैं ताकि टाइट फाइट में आप आगे निकल जाए। इन दो आरोपों को ऐसा है, मैं ये भ्रांति कुछ पार्टियां मिलकर फैला रही है। मैं देश की जनता को स्पष्टता करना चाहता हूं, इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन के रूल्स नहीं पढ़े हैं। किसी भी व्यक्ति का वोटर से नाम डिलीट करने की एक प्रक्रिया होती है। वोटर से नाम डिलीट करना है तो इलेक्शन कमीशन उनको 11 दिन का नोटिस भेजता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है। आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पर, इस मेल पर या पत्र लिखकर हमें जानकारी करिए। पर्सनली भी आपका स्वागत है। तो किसी का नाम डिलीट करना इतना सरल नहीं होता है भाई। अगर हार के कारण इसी मैदान में ढूंढने हैं तो मिलते रहेंगे। पर आपका कहना है कि इस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था, जो आरोप कांग्रेस पे उनके एलाइज ने लगाया कि वो इतने जागरूक नहीं थे, तो बीजेपी ने फटाफट जहां टाइट सीट थी वहां पे नाम डिलीट करवा दिए, इनको पता भी नहीं चला और नाम डिलीट हो गए टाइट फाइट। ऐसे नहीं होता है, नोटिस जाती है राहुल जी। आप तो कम से कम थोड़े डेप्थ में जाओ। आपका काम है जनता में जागरूकता फैलाना। इलेक्शन कमीशन का नियम है, किसी का नाम भी आप डिलीट नहीं कर सकते। एक नोटिस भेजना पड़ता है, उसके घर पर बकायदा पोस्ट जाती है। और बीएलओ हमारे उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं? इटली गए हैं क्या? बीएलओ दोनों पार्टी के होते हैं। सर, मणिपुर में करीब 600 दिन हो गए जब से ये हिंसा का दौर स्टार्ट हुआ है। आप देश के गृह मंत्री हैं, माना जाता है कि पटेल साहब के बाद सबसे शक्तिशाली और यशस्वी गृह मंत्री हैं। आप 600 दिन में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? नहीं, देखिए, वहाँ नस्ली हिंसा है। ये कोई ना टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ना एक प्रकार से धर्म के आधार पर हुए दंगे हैं। ये नस्ली हिंसा है। मणिपुर का एक इतिहास है। मैं इससे एक्सक्यूज के रूप में नहीं कह रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जब भी मणिपुर में नस्ली हिंसा हुई, 1-1.5 साल तक ये चला है, कई बार 3-3 साल चला है और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं। ये नस्ली हिंसा के कारण हुआ है, लोगों के मन में दूरी हुई है। अब हिंसा कम हुई है, काफी कम हुई गई है, और इसीलिए ये लोग थोड़ा यहाँ पार्लियामेंट में हो हल्ला कर उकसाना भी चाहते हैं। मगर मुझे अब विश्वास है कि स्थिति ठीक हो जाएगी और रिजॉल्व भी हो जाएगी। मणिपुर समाज में दोनों साइड्स के कई लोगों ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर बदले तो एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक जिद पकड़ ली है कि हम नहीं हटाते बीरेन से। देखिए राहुल जी, कोई भी सवाल को इस तरह से पूछना जर्नलिस्ट के लिए बड़ा सरल होता है। चीफ मिनिस्टर बदलने का निर्णय पार्टी करती है एक बात, और बदलेंगे तो भी क्या रिएक्शन आएगा उसकी भी चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी 2 कम्युनिटी के बीच में जो संघर्ष है उसमें से कम्युनिटी से है। ये सारी चीज़ों का हम संज्ञान ले रहे हैं, दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, कोई एमिकेबल सॉल्यूशन हम ढूंढ निकालेंगे। भारत और अमेरिका साधारण तौर पे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, दोस्ती बहुत गहरी है।
हाल ही में हमने देखा कि भारत की सरकार ने पहली दफा अमेरिका की डीप स्टेट पे आरोप लगाया कि भारत में जो गतिविधियां हैं, जो विपक्ष को ये असला मिल रहा है, उसको अमेरिकन डीप स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। उसके बाद अमेरिका के अमेरिकन स्टेट से क्या लेन देन? अमेरिकन डीप स्टेट आप ही की सरकार ने नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हम अमेरिकन सरकार पर नहीं लगा रहे यार। नहीं, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर और वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ये तो बड़ा गलत है, इस तरह से आरोप नहीं वो लगाना। ठीक है, हमारा एक स्टैंड है, हमने रखा है। सर, अमेरिका का नेबर है कनाडा। कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, विदेश मंत्री जी ने इनको कहा है कि आपके पास जो भी तथ्य हो हमारे सामने रखे, हम कठोर कार्यवाही करेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, क्योंकि आपने इतना छोटा सा जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि थोड़ी तफसील से बातचीत होगी। भाई, सवाल कितना बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, जवाब सही हो इससे रखूंगा। जवाब लंबा नहीं हो सकता ना। नहीं, पर ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो जेल में है, ये कैसे गैंगस्टर? राजनीति में आरोप लगते हैं, जैसे आपका सवाल पूछना बड़ा स्वाभाविक होता है, इससे राजनीति में आरोप लगाना है। परंतु हमने, हमारे विदेश मंत्री जी ने उनको कहा है जो कि भी तथ्य है हमें दीजिए, हम इस पर एक्शन लेंगे, तथ्य की राह देख रहे हैं। कल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर मंच पर थे, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की अपनी जो विजन है वो देश के सामने रखी। अब आपने कहा है कि आप उसको पार्लियामेंट में लाने वाले हैं, कैबिनेट ने इसको पास किया और आप इसको कानून बनाना चाहते हैं। आपका क्या टाइम फ्रेम है, आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट होता देखते हैं? देखिए, टाइम फ्रेम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्रिविलेज होगा, परंतु मैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ। आज हम जो कुछ भी करते हैं, घमंडिया गठबंधन ने एक स्टैंड लिया है कि इसका विरोध करेंगे। हम कहेंगे राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति है तो भी शायद वो विरोध करेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। ऐसी स्थिति में, ऐसी मानसिकता में लोग जी रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये नई बात नहीं है। इस देश में 3 चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुए। 52 में सभी चुनाव साथ में हुए। 57 में कोई कारणों से चुनाव अलग हो रहे थे तो 8 राज्यों के असेंबली भंग कर दी गई और चुनाव साथ में कराए। इसके तीसरा चुनाव भी कम हो बेस वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। एक टूटा कहाँ? टूटा वहां कि जब जवाहरलाल नेहरू ने केरल में एक सरकार तोड़ दी, कम्युनिस्ट पार्टी की नामुद्रीपाद की सरकार थी, उसको तोड़ दिया। और फिर इंदिरा गांधी जी ने तो सरकार तोड़ने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मिड टर्म इलेक्शन शुरू हुए और 71 में चुनाव जीतने के लिए लोकसभा का भी विसर्जन समय से पहले हो गया। वहां से मिसमैच हुआ है। आप मुझे बताओ कि इतने बड़े देश के अंदर जहां 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा एक साल में करना है, वहां पर कई राज्य ऐसे हैं जहां 200 दिन 243 दिन, एक साल में 243 दिन कोड ऑफ कंडक्ट रहा। सुरक्षा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सुरक्षा बल सिर्फ 3 महीने तक वहां रहेंगे, चुनाव के काम में रहेंगे। अभी सारे सुरक्षा बल कहीं ना कहीं चुनाव कराते रहते पूरा साल, 5 साल। चुनाव का ज्यादातर काम प्राथमिक शिक्षक करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है। पंचायत का चुनाव हो गया, म्यूनिसिपैलिटी का हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हो गया, जिला पंचायत का हुआ, तहसील पंचायत का हुआ, असेंबली का हुआ, लोकसभा का हुआ। बच्चों को पढ़ाने की जगह काफी बड़ा समय शिक्षक इलेक्टोरल रोल को रिफॉर्म करने में और मतदान की ड्यूटी में रहते हैं। और खर्चा होता है वो अलग से होता है। मुझे एक बात बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का नुकसान है या फायदा है? अगर एक ही समय में पूरे देश का चुनाव एक साथ हो जाता है, पब्लिक को जहां वोट देना है वहां देगी, तो इससे क्या नुकसान है? मेरी तो समझ में नहीं आता है क्यों विरोध करें। ना विरोध करने का कारण बता रहे हैं। एक ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ और आपके पास मोदी जी जैसा चेहरा है तो आपको प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन बन जाएगा, उसमें आपको फायदा मिलेगा। एक उनको कहीं ना कहीं इस बात की गलत फहमी है। 14 में भी मोदी जी थे,
उड़ीसा में चुनाव एक साथ हुआ, असेंबली में हम हार गए थे। 19 में भी मोदी जी थे, वहां एक साथ चुनाव हुआ, हम हार गए थे। 19 में पूरे देश में प्रचंड बहुमत मिला, आंध्र प्रदेश में हम हार गए थे। ऐसे नहीं होता है। अब जनता को क्या समझते हैं? जनता सिर नीर करने की क्षमता सबसे ज्यादा अगर किसी में दुनिया भर की जनता में है तो भारत की जनता में है। वो अच्छे से सिर नीर करती, इस पर भरोसा करना चाहिए। आपको तो चुनाव लड़ने लड़ाने में इतना मजा आता है, 5 साल में एक ही बार चुनाव हुआ तो क्या? आपको चुनाव व्यक्तिगत तौर पे लड़ने लड़ाने में इतना मजा आता है, देर रात तक लगे रहते हैं, सुबह सुबह स्टार्ट कर, 5 साल में एक ही बार चुनाव, आप बोर नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं चुनाव मजा के लिए नहीं लड़ रहा हूं, जनता को सच्चे मुद्दे की जानकारी देने के लिए लड़ रहा हूं, एक बात। और मेरी पार्टी को जिताने के लिए। मेरी पार्टी तो वैसे भी जीतने वाली, एक साथ होगा तो भी जीत जाएंगे। सर, हमने हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप में एक तहकीकात दिखाई इंडिया बांग्लादेश सीमा से, क्योंकि आपने इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा इतना बड़ा बनाया। हमने दिखाया कि किस तरीके से जगह जगह पे अभी भी कई सारे घुसपैठिए आ रहे थे, कई गैप्स थे, खासतौर से जो रिवरीन इलाके हैं जहाँ पे नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती है, वहाँ पे बहुत इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था। अब आपको 10 साल हो गए सरकार में रहते रहते, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बांग्लादेश से जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जैसे आपने नक्सलवाद के खिलाफ एक टाइमलाइन दी, आपकी क्या टाइमलाइन? देखिए, कई बार हम पर आरोप लगता है कि घुसपैठिए घुस गए, बांग्लादेशी और होंगे, आप क्या कर रहे हो? लगभग 96% सीमा पर फेंसिंग हो रही है, घुसपैठ वहां से नहीं हो रही। 4% सीमा खुली है, आज भी खुली है, वहां नाला है, नदी है, ब्रह्मपुत्र जैसी भी नदी है, कई बड़े बड़े तालाब हैं, भयंकर जंगल की सीमाएं हैं, पहाड़ियां हैं जहां उबड़ खाबड़ जमीन है, जहां लेवल नहीं है, वहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। 96% सीमा पर फेंसिंग हो चुकी है, 4% सीमा से घुसपैठ हो रही है। इसके गांव चिन्हित कर मैंने दिसंबर 2019 में राज्य सरकारों को भेजे हैं। कितने गांव के पटवारी, पुलिस थाने और कलेक्ट्रेट को आप जरा सेंसिटाइज करिए। नया रेशन कार्ड बनाने कोई आता है, कोई आधार कार्ड बनाने आता है, या मतदाता सूची में नाम देखना है, तो उसकी पूछताछ ढंग से हो। असम में रुक गया, मैं विश्वास दिलाता हूं उड़ीसा में भी रुक जाएगा, मगर बंगाल में नहीं रुक रहा है, झारखंड में नहीं रुक रहा है, क्योंकि कुछ सरकारें ये घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है, वो रोकना नहीं चाहते। हम पर आरोप मटे 96% फेंसिंग हो चुकी, 4% गांव को अलर्ट करना है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपका देश नहीं है, आपका राज्य नहीं है, देश की सुरक्षा राज्य का जिम्मेदारी नहीं है? क्या कर रहे हैं आपका पटवारी, क्या कर रहा है आपका पुलिस स्टेशन, क्या कर रहा है आपका कलेक्टर? उनको चिंता है कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से सरदार हिंदू यहां ना आ जाए, सीए मत करो, उनको रोक लो, इनको आने दो क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। मैंने इतनी नीचे स्तर की राजनीति मेरे जीवन में नहीं